AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। आज विश्व का 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस योग दिवस पर भारत ने दुनिया को एक और सौगात दी है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस शुभ अवसर पर हुए अपने संबोधन में एम योगा ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप की खास बात यह है कि इसके जरिए दुनिया की अलग अलग भाषाओं में योग सिखाया जाएगा। भारत ने एम योगा ऐप को WHO के साथ मिलकर तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो इसके पीछे यही भावना थी कि ये योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। आज इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को एम योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। एम योगा ऐप में योग को लेकर आसान प्रोटोकॉल समझाए जाएंगे ताकि अलग अलग देशों में योग का प्रसार हो सके। इस ऐप में योग को लेकर वीडियोस भी जारी किए जाएंगे जो अलग अलग भाषा में होंगे। राहुल गांधी विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा न देने की बात पर निशाना साधते हुए कहा, जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी देने को तैयार नहीं है। मामला कुछ यूं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा, संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है और अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए तो दूसरी पर नहीं, तो यह पूरी तरह से गलत होगा। इतना ही नहीं, सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान देना राज्यों के वित्तीय समर्थन से बाहर है, जिस पर राहुल गांधी ने केंद्र पर तंज कसते हुए कहा, कोविड-19 महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, खबरों के अनुसार यूपी में इस साल कुल उत्पादित गेहूं की मात्रा 14% हिस्से की सरकारी खरीद हुई है। गांव के क्रय केंद्र बंद हैं और किसानों से कम गेहूं खरीदा जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई और कोरोना से जूझ रहे किसानों को खरीद में राहत देने वाला गेहूं खरीद की तिथि बढ़ाने को लेकर प्रियंका गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर कहा कि श्री राम के नाम पर चंदे की लूट रामद्रोह है। इसके साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा, सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है। भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। कृषि कानून के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। किसानों के प्रदर्शन को करीब 7 महीने होने वाले हैं। ऐसे में किसानों द्वारा आंदोलन को तेज करने का प्रयास जारी है। इस कड़ी में किसान 30 जून को एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन को एक बार फिर तेज करने के मद्देनजर संयुक्त किसान मोर्चा ने 30 जून को देश भर के सभी प्रदर्शन स्थलों पर हूल क्रांति दिवस मनाने का फैसला किया है। किसानों के अनुसार स्थानीय इलाकों के ग्रामीण और खाप भी 30 जून को होने वाले इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, 30 जून को जनजातीय क्षेत्रों के सदस्यों को धरना स्थलों पर आमंत्रित किया जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा में भाजपा नेताओं, जजपा नेताओं के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने और इन नेताओं के प्रवेश का विरोध करने का भी फैसला किया है। कोरोना वायरस के खिलाफ केंद्र सरकार की नई टीकाकरण नीति के तहत केंद्र सरकार देश में वैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनियों से उनके उत्पाद का 75% हिस्सा खरीदेगी और उसे राज्यों को निःशुल्क में उपलब्ध कराएगी। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने टीकाकरण नीति में ऐसे ही कुछ बड़े बदलाव का ऐलान किया था।
अन्य बदलाव के तहत राज्यों को अब वैक्सीन पर 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार राज्यों के कोटे की 25% वैक्सीन भी खरीदेगी। निजी क्षेत्र के अस्पतालों का 25% वैक्सीन का कोटा बरकरार रहेगा और प्रति डोज 150 रुपए में मिलेगी। राज्यों को उनकी आबादी, संक्रमण और टीकाकरण में प्रगति के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार राज्यों के पास अभी 3 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध है और आगे उनके प्रदर्शन के हिसाब से टीके की सप्लाई की जाएगी। राज्यों का काम सिर्फ टीके लगाने और उस पर निगरानी रखने का होगा। टीका उपलब्ध कराना केंद्र का काम होगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने काफी तबाही मचाई थी, मगर अब संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है, जिसके बाद राज्यों में अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में आज से उत्तर प्रदेश भी अनलॉक हो जाएगा। राज्य में आज से रेस्टोरेंट और होटल खुलने की अनुमति होगी। वहीं दिल्ली में भी अब पार्क खुल सकेंगे। दिल्ली में ढील देने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके तहत बार, रेस्टोरेंट, पब्लिक पार्क्स और उद्यानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान लोगों को कोरोना के प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश में भी आज से कई प्रतिबंधों को हटाया गया है। राज्य में 5 दिनों तक दुकानों, बाजारों को सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इस दौरान साप्ताहिक लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल्स और पब खोले जाने की भी अनुमति दी गई है। सरकारी और निजी कंपनियों के दफ्तर पूरी उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। कर्नाटक में भी जारी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। सरकार ने सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। आउटडोर शूटिंग की इजाज़त भी दे दी गई है। मेट्रो भी 50% क्षमता के साथ चल सकेगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते ही अनलॉक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही लंबे समय से बंद पड़े स्कूल, कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी जल्दी खोलने की तैयारी चल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद शैक्षणिक संस्थानों को दाखिले और परीक्षा इत्यादि के लिए खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इस समय तो वैसे स्कूल, कॉलेज बंद है, मगर इन्हें जल्द ही खोलने की तैयारी चल रही है। फिलहाल तो अभी राज्यों में इस संबंध में राय ली जा रही है। राज्यों की भी स्थिति देखकर निर्णय लेने की छूट दी गई है। जुलाई और अगस्त में इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जेईई मेन की लंबित 2 परीक्षाओं और मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा कराने की तैयारी है, जिस वजह से इन्हें खोलने की तैयारी और तेजी से चल रही है। तेलंगाना और बिहार समेत कई राज्यों ने जुलाई से शिक्षण संस्थानों को खोलने का ऐलान किया है। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरे की आशंका जताई जा रही है। यूपी सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा अभी फिलहाल नहीं की है। सरकार ने कहा था कि 20 मई से सभी राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे और छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 53,556 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 1,422 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 78,190 लोगों ने मात दी है। इस महामारी से 2,99,35,221 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 2,88,44,199 है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब 3,88,135 पर पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 7,02,887 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 30,39,996 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 28,36,08,98 हुआ है। कई राज्यों ने अनलॉक की प्रक्रिया अपनानी भी शुरू कर दी है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी है। आज से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का कोरोना का टीका लगाया जाएगा। भारत में मौसम तेजी से बदल रहा है, लेकिन भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार कम रहेगी। इन इलाकों में बड़े स्तर पर मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं।
मौसम विभाग ने कहा, हवा की रफ्तार ने क्षेत्र में लगातार बारिश के लिए भी किसी भी अनुकूल स्थिति का संकेत नहीं दिया है। कम दबाव के क्षेत्र के चलते अगले 24 घंटे के दौरान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इस दौरान इन क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बिजली भी गिर सकती है। उत्तराखंड में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं राजस्थान, पंजाब के शेष हिस्से, हरियाणा और दिल्ली में भी इस अवधि के दौरान मानसून नहीं पहुंचने के आसार हैं। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लद्दाख में बर्फीली चोटियों के बीच योगा किया। जवानों ने पैंगोंग झील और गालवा घाटी के पास भी योग के कई आसन किए और दुनिया को इसकी अहमियत का संदेश दिया। केंद्रीय खेल मंत्री और आयुष मंत्रालय के मंत्री किरेन रिजिजू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 9 राज्यों में 25 फिट इंडिया योग केंद्र शुरू करने की घोषणा की। रिजिजू ने कहा, इन योग केंद्रों के शुभारंभ के साथ मुझे यकीन है कि कई और लोगों को योग को एक फिट जीवन के तरीके से रूप में लेने का कारण बनेगा। आयुष मंत्रालय ने कहा, इस महामारी के अनुभव ने योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जनता को अधिक जागरूक बना दिया है। कोरोना पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में सहायक प्रक्रियाओं के रूप में कई अस्पतालों में योग अभ्यासों को सफलतापूर्वक शामिल किया गया है और योग ने इस महामारी से तेजी से ठीक होने में अपना योगदान दिया है। नेपाल में भारी बारिश का कहर नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते भूस्खलन एवं बाढ़ से कम 18 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 21 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार बड़े पैमाने पर बाढ़ आने से बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अनुसार करीब 30 किलोमीटर दूर पूरब में सिंधुपाल चौक जिले में भूस्खलन एवं बाढ़ से इन जिलों में लगभग 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। सरकार राहत और बचाव कार्य पर ध्यान दे रही है, साथ ही प्रभावित इलाकों में राहत सामग्रियां भिजवाई जा रही हैं। अब तक इस प्राकृतिक आपदा में 21 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। नेपाली सेना और नेपाल पुलिस ने बाढ़ में फंसे कुल 74 लोगों को हेलीकॉप्टर से बचाने का दावा किया है। बाढ़ से लगभग 200 परिवार बेघर हो गए हैं, जबकि 1000 से अधिक परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।